जिससे कि हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिला है। और आज का यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी में शामिल है। आज का यह कार्यक्रम तय समय 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है हाउ आई कंक्योर्ड द सी। यह एक मोटिवेशनल टॉक है, जो कि हमारा 7वां मोटिवेशनल टॉक है। और इस मोटिवेशनल टॉक में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर आदरणीय शम्स आलम सर उपस्थित रहेंगे। हम सभी के लिए, खास तौर पे सीआरसी के लिए, यह एक गर्व का विषय है कि हमारे साथ आज इस मोटिवेशनल टॉक में आदरणीय शम्स आलम सर उपस्थित रहेंगे, जो कि एक मिसाल है और हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। हम सभी ठीक 12 बजे से उनको सुन पाएंगे। सीआरसी लखनऊ, जो कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा है। और इसी कड़ी में सीआरसी लखनऊ के द्वारा समय समय पर ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनसे कि हमारे विशेष शिक्षक कुछ सीख सकें, जिनसे कि हमारा समाज जागरूक हो सके, जिससे कि हम सभी एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिस समाज में हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकें। तो सीआरसी लखनऊ इसी उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यक्रम को लेकर आया है। हमारे साथ आदरणीय शम्स आलम सर हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं विकास मिश्रा आदरणीय शम्स आलम सर को सादर प्रणाम करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 12 बज चुके हैं। जैसा कि सीआरसी लखनऊ की परिणति रही है कि कार्यक्रम हमेशा तय समय से शुरू हुआ है। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं कि आप आज हमारे साथ इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े हुए हैं। आज की इस मोटिवेशनल टॉक का विषय है हाउ आई कंक्योर्ड द सी। इस विषय पर विशेषज्ञता देने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल पैरा स्विमर आदरणीय श्री शम्स आलम सर जुड़े हुए हैं। शम्स आलम सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिनके बारे में कुछ कहना शायद सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में और उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। आदरणीय शम्स आलम सर, जो कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, मधुबनी से ताल्लुक रखते हैं। शम्स आलम सर आज से लगभग 12 वर्ष पहले शम्स आलम सर का एक सपना था कि वो एक कराटे चैंपियन बने और उन्होंने इस ओर अपने कदम भी बढ़ा दिए थे। और इसी श्रृंखला में उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा मेडल अपने नाम किए और ब्लैक बेल्ट हासिल की। लेकिन
शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। 2010 में शमशालम सर को पता चला कि उन्हें स्पाइनल ट्यूमर है। स्पाइनल ट्यूमर होने के कारण उन्हें बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी सर्जरी उनको करानी पड़ी। सर्जरी कराने के बाद में आ, उनको जो उनका सपना था एक कराटे चैंपियन बनने का, शायद वह सपना अधूरा रह गया। लेकिन उसके लेकिन उसके उपरांत उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प से, अपनी जिजीविषा से उन्होंने उस अधूरे सपने को छोड़कर अपने कदम एक दूसरी तरफ बढ़ा दिए और पैरा स्विमर बनने का निश्चय किया। शमशालम सर ने 2016 में कैन टैम पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उसके बाद में 2018 में इंडियन ओपन पैराप्लेजिक स्विमिंग चैंपियनशिप में एक नहीं बल्कि 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उसके बाद इंडोनेशिया के जकार्ता में ही 2018 में एशिया पैरा खेलों में 7 इवेंट्स में आपने क्वालिफाई किया और एशिया पैरा खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शायद ऐसे लोग, ऐसा व्यक्तित्व हम सभी के लिए मिसाल है, हम सभी के लिए रोल मॉडल है। हम सभी आज इस प्लेटफॉर्म पे आदरणीय शमशालम सर को नमन करते हैं और उनकी जो ये उपलब्धि है उन सभी के लिए उनको सलाम करते हैं। शमशालम सर के बारे में कहा जाए, यदि यह कहा जाए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, तो शायद ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे, आज के इस महत्वपूर्ण मोटिवेशनल इस इवेंट में शमशालम सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सभी को मोटिवेट करें, हम सभी को आगे बढ़ने का एक मार्ग, हम सभी को मोटिवेट करें जिससे कि हम लोग अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें, हम अपने मार्ग की तरफ बढ़ सकें जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शमशालम सर को आमंत्रित करता हूं कि प्लीज आप आए और आगे अपना अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आदरणीय शमशालम सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, सीआरसी का। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया और जितना भी कुछ आपने कहा है मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है और मेरे लिए बड़ा ही बड़ा एक अच्छा पल है। यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को का अभिनंदन करता हूँ इस आज के टॉक शो में। और चूंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम है हमारा और हिंदी में हमें बात करना है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ सही प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पे सीआरसी लखनऊ की तरफ से जो मोटिवेशनल टॉक रखा गया है, मेरे बारे में विकास जी ने बहुत कुछ बताया और मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है वो रथोस गांव में हुआ, जो कि बिस्फी प्रखंड मधुबनी जिला बिहार में है। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे ये न्यूज़ में, या जो लोग वहाँ के हैं वो ये जानते हैं
ये मधुबनी जिला खास करके बहुत बाढ़ग्रस्त जिला है। वहाँ पे बाढ़ अक्सर आ जाती है, चूँकि नेपाल वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, हिमालय। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है वहाँ के लोगों को। तो ये जो तैराकी है, ये बचपन में मेरे लिए सीखना एक मेरी ज़रूरत भी थी। बल्कि क्योंकि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उन सभी को तैराकी आना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो बाढ़ में आप कभी कभी डूब भी सकते हैं। ये एक दिक्कत होती है। मेरे लिए जो अच्छी बात है वो ये थी कि हमारे गांव में 3 नदियां हैं। उसके अलावा मेरे घर के जस्ट बगल में अ, पोखर है, एक तालाब है। तो बचपन में मैं अगर खेलने के लिए भी बाहर निकलता था और अगर गिर जाता था तो भी उस तालाब में गिरता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्विमिंग है या तैराकी है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से मेरे अंदर आई है। मैंने इसे टेक्निकल तरीके से उस वक्त कभी सीखा नहीं बचपने में, और ना ही मैंने बचपने में कभी ये सोचा था कि आगे चल करके तैराकी ही मेरी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, और इसके जरिए से मैं अपने मुल्क को का प्रतिनिधित्व करूंगा एशियाई खेलों में। तो ये सारी चीजें रही हैं। मैं ज्यादातर जो सेशंस करता हूँ, मैं लोगों से काफी इंटरेक्टिव रहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि यहाँ के जो भी मॉडरेटर हैं विकास जी, अगर कोई लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। उसके जरिए से मैं काफी कुछ आप लोगों को बता पाऊंगा। ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग एक्चुअली जानना क्या चाहते हैं। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल चूँकि कोरोना की वजह से बहुत हमारी प्रैक्टिस में दिक्कतें आई, लेकिन अब फिर से स्विमिंग पूल वगैरह आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। तो मैं अब फिर से अपने नॉर्मल सेशन जो है हमारे स्विमिंग का, वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। और मेरा जो लक्ष्य है वो अभी आने वाले 2022 में एशियन पैरा गेम्स आने वाला है। फिर उसके बाद जो है से 2022 के अंत में फिर हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो ये सारी चीज़ों की तरफ मैं ध्यान करके और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे क्वालिफाई करूँ और अपने मुल्क का फिर से प्रतिनिधित्व करूँ। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। और बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों में से मुझे कोई कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। विकास जी, क्या आप लाइन पे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ सर। और जी। जो क्वेश्चन आ रहा है सर हमारा, वो इस सेगमेंट के लास्ट में रहेगा। तो अच्छा। आप जैसा चाहें सर, आप वैसा कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जो आई मीन, विकास जी, मैं ज्यादा अच्छा फील उस वक्त करता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ। आई मीन, मैं इस चीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना दूं और उसके पीछे का आपको क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी तो मैं बिल्कुल सुना दूंगा आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो दर्शक हैं या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछना चाहे तो उस पर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से उनको बता पाऊंगा अपनी स्टोरी के बारे में। बिल्कुल सर। हमारे विकास जी, मैं दर्शकों के पूछ बीच लूं? में अगर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपने प्रश्न समसालम सर से रख सकते हैं, या उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्लीज आप अपने प्रश्न हमारे समक्ष रखें। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। शमसर, गणेश हियर. जी गणेश जी, बताइए। Sir, actually, the purpose of this talk show, na, sir, actually we just wanted to tell to the audience how it all started. मगर मान लीजिए जब आपका स्पाइनल का ट्यूमर हुए, आपका सर्जरी हुआ था, उसके बाद आप ओके। कहाँ से आपका शुरुआत हुए? जैसे आपने जैसे बताया that you it was basically in your blood, swimming और सब कुछ। पर मान लीजिए मगर और कोई बंदा होता है तो उनको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? मतलब जो स्विमिंग है,
इंटरनेशनल स्विमिंग है या स्विमिंग है, उनका ट्रेनिंग कहाँ से दिया जाता है, उनको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, और आपका फिजिकल रिजिमेन थोड़ा सा बोल दीजिए, आपका फिटनेस शेड्यूल, डाइटिंग। तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे। विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास बिल्कुल। जी, गणेश जी, अब मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो डिसेबिलिटी है उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। पैराप्लेजिया हुआ है जिसके कारण मेरे सीने के नीचे का जो भाग है वो काम नहीं करता है, और ये मुझे 2010 में हुआ। उस वक्त तक मैं कराटे खेला करता था, जिस तरीके से विकास जी ने आपको बताया है, और कराटे में मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पदक जीता था। 2010 का जो एशियाई खेल होने वाला था चाइना में, मैं उसमें भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट था, क्योंकि मैंने नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता था। लेकिन चूंकि मेरे रीढ़ की हड्डी में एक गांठ आ गया और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं वो खेल नहीं खेल पाया उस वक्त। उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल तक मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहा। पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है मुंबई में, जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया, और डॉक्टर्स जो होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा रोल अदा किया और मुझे बताया कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को आगे और करके आगे बढ़ना है। और वहाँ पे मेरी फिजियोथेरेपी के दौरान मुझे पता चला कि ये जो पैराप्लेजिक करके जो एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कसरत ही काम आती है, और कसरत ही आपको मदद कर सकती है आपकी जो फिजिकल सिचुएशन है उसको अच्छा करने में। तो लोगों ने मुझे बताया कि स्विमिंग जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, एक्वाथेरेपी होती है। और तो मैंने सोचा कि मुझे तो स्विमिंग आती है और डॉक्टर्स ने भी बताया, तो फिर इस तरीके से स्विमिंग स्टार्ट हुआ। और जब आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग मैंने करना शुरू किया, तब मुझे वहाँ पे श्री राजाराम घाघ जी मिले, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्विमर है। उन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया है, और वहाँ से मेरा स्विमिंग का करियर स्टार्ट हुआ। और वो कहते हैं ना कि जब आप एक खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी कभी चुप शांत नहीं बैठता है। बिल्कुल मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया कि 2010 में ऑपरेशन के कारण मैं एशियाई खेलों में कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। लेकिन 2012 से मैंने जब स्विमिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि पैरा खेल्स भी होते हैं, पैरालंपिक गेम्स होते हैं, जिसमें आप भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भारत के लिए मेडल जीत सकते हैं आप। तो वहां से फिर से मेरा स्विमिंग का करियर हुआ, और बाकी अब चल ही रहा है और आप लोग देख रहे हैं। बताइए आप। सर मेरा प्रश्न है जी कि संतोष। आप क्या अभी जो भी सर आप इस कैरियर के दौरान जो भी उतार चढ़ाव देखा हो, जिससे कि आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि और भी हमारे जो दिव्यांगजन हैं उस चीज को, आपके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके फिर उस चीज में अपने आप को लो फील ना करें, ऐसा कुछ शेयर करेंगे आप अपना? बिल्कुल संतोष जी, देखिए, जीवन है, एक आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, आप, मैं या कोई भी, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव है। और ख़ास करके जब हम दिव्यांग हो जाते हैं, हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो हमारे लिए चुनौतियां ज़रा बढ़ जाती है। इस समय में बिल्कुल मेरे लिए भी कठिन वक्त था 2010 में, जब मेरे साथ ऐसा हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक लड़का जो कि अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हो, आखिरी साल में हो, आखिरी सेमेस्टर में हो, और जब वो अपने गांव से पहला लड़का बन रहा हो इंजीनियर, तो उसके गांव के लोगों की, उसके माता पिता की उससे क्या क्या उम्मीदें होती है कि अब हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, उसके बारे में जो भी, यानी वो किसी अच्छी कंपनी में काम करेगा, उसकी शादी ब्याह, ये सारे सपने होते हैं। लेकिन अचानक से जब वो चीज़ें पलट जाती है आपकी लाइफ में, बदल फेर हो जाता है, तो एक बड़ा ही अ, गमगीन माहौल हो जाता है। और ऑब्वियसली चाहे वो कितना भी स्ट्रांग आदमी हो, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। और यही चीज़ें मेरे साथ में भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो माता जी थी मेरी, वो मुझे इस कठिन समय में मुझे बहुत ही सहारा बनी मेरी, और उन्होंने मुझे साथ दिया।
उसके अलावा जो समाज है, कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या डॉक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया, मुझे मोटिवेट किया। काउंसलर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और उस वक्त जिंदगी में बहुत सारी दिक्कत आई, क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत होती थी, व्हीलचेयर नहीं थी। और कैसे आप बाहर जा सकते हैं, और मुंबई जैसे शहर में आप हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको हर जगह पे फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ संस्थाओं ने हेल्प किया और कुछ लोगों ने हेल्प किया, और फिर जो अपनी एक जिद होती है कि नहीं मुझे ये करना है, उसी दौरान मैंने यूरेका फॉर्ब्स एक कंपनी है, उनका कॉल सेंटर है, वहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से थोड़ी सी इनकम आने लग गई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मैं बाहर निकला, जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, तो मेरे अंदर जो वो एक डर था, जो मैं अकेले अकेले रहता था और रोता था, वो चीज़ होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे एक मार्ग मिलने लगा कि नहीं, मुझे अब रोना नहीं है, मुझे आगे और भी कुछ करना है, और उस चीज़ को करने के लिए मुझे मेहनत करना है। तो ये इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मेरी फाइनेंशियल स्टेटस भी स्टेबल हो गई, और जो मेरी पढ़ाई थी उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, और जिसके कारण मुझे जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस था वो थोड़ा अच्छा होने लगा। और जब वो अच्छा हुआ, तो फिर मैं अपनी स्विमिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया, और इस तरीके से आगे कहानी बढ़ती गई। हेलो इसके अलावा जी बोलिए। सर, एक और प्रश्न है। जी बताइए। आप सर नॉर्मल लाइफ में जब थे तो आप जूडो खेलते थे, जी कराते कराते। फिर दिव्यांगता हुई और आप जो है स्विमिंग की तरफ आ गए। जी। दोनों समय में आपने कभी ये महसूस किया कि आपके प्रति लोगों का, खास करके जो अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोग हैं, उनका रवैया में कुछ बदलाव रहा? रवैया में बदलाव देखिए ऐसा कुछ खास मुझे मिला नहीं, देखिए, क्योंकि कराटे जो है उसके अंदर क्या कहते हैं उसमें, ऑब्वियसली पूरा इंडिविजुअली मैं किया करता था, और सपोर्ट टीम का सपोर्ट होता था, कोचेस का सपोर्ट होता था। खास करके अब जब पैरा गेम्स में आया हूँ तो यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी आती हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि हमारा जो अ, समाज है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें दिक्कतें आती हैं बिल्कुल। लेकिन फिर जब मैंने ये सोचा, मैं आप लोगों से सच कहना चाहूँगा कि जब तक मुझे नहीं हुई थी, उससे पहले मैं भी डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था, अवेयरनेस बहुत कम थी। और चूंकि एक आम आदमी अपने लाइफ में मगन रहता है, उसे नहीं पता होता है कि डिसेबिलिटी क्या होता है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है इसमें। लेकिन जब मेरे साथ में ऐसा हो गया और जब मैं लोगों से मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि लोग कितना परेशान होते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ की तकलीफ़ें होती है। तो इस वजह से मैंने जब मैं पैरा खेलों में आया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, राष्ट्रीय लेवल पे भी पैरालंपिक कमेटी है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी है, और लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जो कहते हैं ना कि एक बड़े ही ग्रास रूट लेवल से, नीचे से अगर दिव्यांग लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना हो, तो वो नहीं था। तो उसके लिए मैंने और कुछ साथियों ने मिलकर के पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई रजिस्टर कराया, और इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन रजिस्टर कराई हमने, जहां से हमने जो हमारे डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना शुरू किया कि आप यहाँ पे अपना टैलेंट शो कीजिए, आप अगर यहाँ पे जीतते हैं तो हम आपको स्टेट और नेशनल, नेशनल से फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देंगे। तो वो जो दिक्कतें थी उनको हम लोग समझते थे। चूंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में जो इश्यूज़ हैं, तो उसमें ख़ास करके आप डिसेबल लोगों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप हमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारे जैसे लोगों को जिनकी एक्सपर्टीज़ है,
तब तक आपको वो एग्जैक्ट इश्यूज पता नहीं चलेगा, वो समझ में नहीं आएगा कि आपको दिक्कत क्या होती है। तो जब आप हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्लानिंग है या आपके जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है या बहुत सारे जो कैंपेन्स हैं आपके, वो सारी सक्सेसफुल होंगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और दिक्कतें जो चेंजेस जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो मुझे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। हालांकि अब राष्ट्रीय लेवल पे सरकार बहुत अच्छा कर रही है और एक बहुत ही अच्छी जागरूकता भी आई है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब खुद पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में लोगों को बता रही है और बातचीत कर रहे हैं। आजकल जितने भी नेता हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो भी खुल के बात कर रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है समाज के अंदर। और आज से अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पैरा स्पोर्ट्स जो है वो भारत के अंदर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा उभर के आने वाला है। क्रिकेट के बाद अगर किसी स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो वो है पैरा खेल। और पैरा खेल में लोग अच्छा कर भी रहे हैं। जितने भी डिजेबल्ड भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए पैरा खेलों से लेकर के, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और मेरी खुद की वेबसाइट भी है shamsalam.com। आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते भी हैं इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें बता सकूँ और उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास है कि अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलती है तो आपका काफ़ी समय बच जाता है और आप काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें किस तरीके से पैरालंपिक खेलों में पार्टिसिपेट्स करना है। आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं या किसी जिला में, किसी गांव में हैं, तो किसको आपको अप्रोच करना है, किसको कांटेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ। इस समय कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको किन से मिलना है, कौन आपको गाइड करेंगे, और किस तरीके से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल सकते हैं। तम सर, हमारे हमारे बीच में एक प्रश्न है। जी अभी मैं मैसेज में, चैट बॉक्स में मैंने देखा। जी जी पूछ रहे हैं कि स्विमिंग के लिए कोई जी एज डिसाइड होती है कि इस एज में ही हम स्विमिंग सीख सकते हैं? और दूसरा सर, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप पैराप्लेजिक हैं और उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में क्षति है या दोनों हाथों में दिव्यांगता है, क्या वो भी स्विमिंग कर सकता है? या किस किस इवेंट में आप या अगर कोई व्यक्ति पैराप्लेजिक है तो किस किस इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी विकास जी, धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, 2016 में जब मैं कनाडा गया था स्विमिंग खेलने के लिए, तो मुझे मेरा वो पहला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप था। जब मैं वहाँ पहुँचा स्विमिंग पूल पे, तो मैंने देखा वहाँ पे अलग अलग देश के लोग आए हुए थे। उसी में मैंने देखा कि एक ब्राज़ील की लड़की थी जिसके यहाँ से दोनों हाथ नहीं थे, सिर्फ दोनों पैर थे उसके। और वो लड़की स्विमिंग कर रही थी और इतना बेहतरीन स्विमिंग कर रही थी, वो अपनी सारी चीज़ें कर पा रही थी खुद से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनके दोनों हाथ में अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल वो स्विमिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्राज़ील की बात छोड़ दीजिए, खुद मैं इंडिया की बात करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो है बेंगलोर के हैं, उनका दोनों हाथ नहीं है और वो S5 S6 कैटेगरी में खेलते हैं। तो स्विमिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, आप खेल सकते हैं। जिस तरीके से मेरा जो है, मैं पैराप्लेजिक हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी ताकत है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो क्वाड्रिप्लेजिक भी होते हैं, जो टेट्राप्लेजिक भी होते हैं, जिनकी सर्वाइकल लेवल की इंजरीज होती है, उनके हाथ में बहुत कम ताकत होती है, लेकिन वो लोग भी खेल सकते हैं। स्विमिंग के अंदर अलग अलग 10 प्रकार की कैटेगरी है,
जिसको S1 से लेके S10 तक किया गया है, और S11-12 जो है वो जो हमारे ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए है वो। और S13 एंड 14 जो कैटेगरी होती है वो डाउन सिंड्रोम और हैं जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए वो कैटेगरी होती है। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वहाँ पे जो स्विमिंग होती है वो बिल्कुल आपकी, जब आप नेशनल चैंपियनशिप में जाते हैं तो आपकी कैटेगरी बनती है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी स्विमिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी आप S1 के हो, आपकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है और आपको कम डिसेबिलिटी वाले के साथ में कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितने भी लोग हैं, और वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग कैटेगरी होती है। इवेंट की आपने बात की, तो इवेंट हमारा, अगर स्पेसिफिकली आप स्विमिंग की बात करें तो 50 मीटर फ्री स्टाइल होता है, 100 मीटर फ्री स्टाइल होता है, 50 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक, ये सारे इवेंट होते हैं। आप कुछ भी खेल सकते हैं इसमें। 100 से लेकर के 200, 400, 800 तक के भी इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स आप खेल सकते हैं, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर आपको बताया जाता है कि आप कौन सा इवेंट खेल सकते हैं। होप मैंने आपको जवाब दिया हो। थैंक यू सर। एक प्रश्न हमारे बीच में और है सर। एक हमारे पार्टिसिपेंट पूछना चाहते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो स्विमिंग में आगे बढ़ना चाहता है और वो डिसेबल है, तो उसको कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए? कोई इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं क्या? विकास जी, देखिए अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे कोई विशेष प्रशिक्षण केंद्र तो नहीं है, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं। तो अब चूंकि पैरा खेल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और सरकार ध्यान देने लगी है, तो पैरा खेलो इंडिया गेम्स भी होते हैं जिसके अंदर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अगर कोई बच्चा है तो उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे साई गांधीनगर में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी भेजा जाता है, वहाँ पे स्विमिंग कराया जाता है। वहाँ पे कोचेज हैं, उनकी निगरानी में आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा, वो पूरी चीज़ें सरकार की तरफ से होती है। तो अगर कोई बच्चा है, अगर करना चाहता है, वो बिल्कुल मुझसे पर्सनली भी बात कर सकता है, मैं उसे गाइड कर पाऊंगा। और अगर नहीं पर्सनली कर सकते हैं तो ये एक आम जानकारी है कि खास करके बच्चों के लिए अब बड़ी ही सुविधा हो गई है। अभी दिसंबर में यूथ एशियन गेम्स होने वाला है, जिसमें 12 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसका सिलेक्शन चालू है अभी। इसके लिए ये होता है कि नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतना होता है। आप अगर नेशनल चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं तो आपका नाम वो फॉरवर्ड करते हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो कमेटी है वो आपका नाम आगे फॉरवर्ड करती है, और आप इस तरीके से एशियन यूथ एज गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई अन्य पार्टिसिपेंट है जो शम्स आलम सर से प्रश्न पूछना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। सर थोड़ा सा अपना फिटनेस शेड्यूल और डाइट के बारे में बोलिए सर। फिटनेस का आप देख सकते हैं, अगर आप लोग मेरे सोशल मीडिया को देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभी जैसे कि आज का है रहता है, हर रोज का मेरा मॉर्निंग में 2 आवर्स का प्रैक्टिस होता है, उसके बाद इवनिंग में मेरा जिम का शेड्यूल रहता है, उसके बाद योगा यानी जिम रहता है, 1 डे योगा रहता है। तो इस तरीके से आप 45 मिनट्स का मैं जो करता हूँ वो फिटनेस एक्सरसाइजेस करता हूँ। उसके बाद हमारे डाइट प्लान्स होते हैं जो हमारे कोचेस देते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप एलाइट लेवल पे, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आप स्विमिंग करते हैं, तो आपको उसी तरीके से आपकी बॉडी को कितना रिलैक्स देना है रिकवरी के लिए, कितना आपकी नींद जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सोना बहुत ज़रूरी है। और
फिटनेस, योगा, ये सारी चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहे, आप अपने फोकस की तरफ ध्यान रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करता हूँ। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं जी। अमित कुमार, टीआरसी लखनऊ से। सर एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे ऑटिज्म और एमआर के बच्चे भी थेरेपी के लिए आते हैं। उनके पेरेंट थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब आईक्यू लेवल है जिसके अबव वाले बच्चे को पैरालंपिक्स वगैरह में अपॉर्चुनिटी दी जाती है, या उनका प्री असेसमेंट का तरीका क्या होता है? जो ऑटिज्म और एमआर के बच्चे होते हैं उनका कुछ प्री असेसमेंट का कुछ प्रोटोकॉल वगैरह है? तो इस तरह की थोड़ी सी जानकारी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, मैं बता दूं कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं और जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए तो कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आईक्यू लेवल टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जिनका आईक्यू लेवल टेस्ट करना है, या फिर जो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो INAS करके एक संस्था है बेंगलोर में, जिसको ऑफिशियली सर्टिफिकेट देने की परमिशन है। तो हमारे पास उनके नाम बेंजामिन सर हैं, जिनका नंबर है, अगर चाहिए तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से। तो अगर Sure. कोई बच्चा ऐसा होता है जिनको जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसका टेस्ट किया जाता है और उसके बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलती है, और फिर आपकी कैटेगरी वहाँ पे बनती है, और इंटरनेशनल लाइसेंस भी आपका बनता है, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से बना के दिया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि उम्र की कोई सीमा है क्या? तो बिल्कुल भी उम्र की कोई सीमा नहीं है इसमें। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेलने के लिए कम से कम उम्र की सीमा है बिल्कुल, कि मिनिमम एज जो है वो 12 साल होनी चाहिए आपकी, और ज्यादा से ज्यादा एज की कोई सीमा नहीं है। अभी इस बार पैरालंपिक्स खेल के अंदर मेरे एक मित्र हैं रॉड्रिक फर्नांडिस, उनकी उम्र 57 साल है, और उन्होंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके के कितने भी लोग हैं, और उम्र की कोई सीमा नहीं, चूंकि अभी मेरी डिसेबिलिटी कभी भी हो सकती है। डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो इसीलिए इसमें अपर लिमिट एज की कोई नहीं है। आपके फिटनेस के ऊपर है, आपके मेंटेलिटी के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। होप मैंने आपको थैंक यू बताया। सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, एक सवाल मैं भी रखना चाहता हूं सर। तो जी। सवाल ये है कि आ, आपने बताया कि आप कराटे चैंपियन थे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कराटे की जो प्रतियोगिताएं थी उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेडल जीत रहे थे, और इवन आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी तैयारी कर रहे थे। अचानक से जब आपको ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद में आपने अपने आप को स्विमिंग की तरफ मोड़ा, तो सर इस स्थिति में किस तरीके से आपने अपना जो मेंटल स्टेटस है, अपना जो मतलब मानसिक संतुलन है वो बनाए रखा, और उसके लिए सर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से आपने उसको मेंटेन किया, वो मैं सर जानना चाहूंगा थोड़ा सा। जी विकास जी, ये बड़ा ही एक कठिन दौर था किसी भी इंसान के लिए, मेरे लिए भी खास करके, कि आप समझ सकते हैं कि आप अभी नेशनल चैंपियनशिप में कराटे में आप मेडलिस्ट हैं, और आपका सिलेक्शन हो गया है, आप इंडिया कैंप में जाने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपको इस तरीके की दिक्कत आ जाती है और आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो वो बड़ा ही कठिन समय है, था मेरे लिए भी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरी माता ने मुझे काफ़ी इस दौर में हेल्प किया। मैं रोता था बिल्कुल, अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल मेरे लिए भी वो बड़ा ही कठिन समय था। मैं खुद जब अकेले में हुआ करता था तो मैं रोता था कि क्या हो गया मुझे, मेरा मेरा जो हाथ पैर, जिस पैर से मैं किक किया करता था, जिस फ्लाइंग किक किया करता था या जंप किया करता था, वो अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को सोच करके मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना कि वक्त सबसे बेहतरीन दवा होती है और सबसे अच्छी चीज़ है। तो वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ मैंने ये समझ लिया कि अब मुझे
जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं खास करके यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे डिसेबल भाई बहन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी प्रकार से हैं, जिस तरीके की भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, सबसे पहले आप अपने आप को कबूल कीजिए, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं जो हूँ वो अच्छा हूँ, जिस भी तरीके से हूँ वो मैं बेहतर हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कबूल करेंगे, जब तक आप अपनी चीज़ों को कबूल नहीं करेंगे, तब तक ज़माना भी आपको कबूल नहीं करेगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो उस वक़्त मेरी माता ने कहा कि शम्स, आप जिस भी तरीके से हैं, अब आप इसी में सोचिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए एक दरवाज़ा बंद किया है, तो वो 10 दरवाज़े आपके लिए खोल देगा। और उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, क्या ख़त्म हो गया उसको छोड़ दीजिए, क्या है और आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मेरी अपर बॉडी बची हुई है और इसके इसके ऊपर अब मैं ध्यान देता हूँ, अब मैं कसरत करता हूँ, अब मैं स्विमिंग करता हूँ। और फिर वहाँ से जो वो मोमेंट मैंने चेंज किया, और जब पैरा स्विमिंग में खेलना शुरू किया मैंने, जब यहाँ पे मुझे मेडल मिलना शुरू हो गया, तो वो जो चीज़ विकास जी आपने बोली कि कराटे में मैं मेडल जीतता था, फिर से मैं स्विमिंग में मेडल जीतने लगा। और अब मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है कि मैं जो चीज़ कराटे में करता था वो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, खेल बदलाव बहुत ज़रूरी है, के साथ-साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, और वो उसमें आप अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अब अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफ़र किया है कि अब स्विमिंग ही मेरे लिए सब कुछ है, और स्विमिंग में मैं मेडल ला रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि भारत के लिए भी मेडल लाऊँ, और मेरे जितने भी भाई-बहन हैं डिसेबल्ड और जितने भी लोग हैं, सबको मैं गौरवान्वित करूँ और आगे बढ़ता रहूँ। होप मैंने आंसर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अगर हमारे पार्टिसिपेंट जो कि अभी समसालम सर को सुन रहे हैं, अगर उनका कोई जिज्ञासा है, उनका कोई प्रश्न है, तो वो समसालम सर के सामने रख सकते हैं। वो अपना माइक अनम्यूट करें। सर, आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे दिव्यांगजन जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात, अपना प्रश्न समसालम सर के सामने रखें, जिससे कि आपको एक उसका आंसर मिल पाए, उत्तर मिल पाए। कोई भी प्रतिभागी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और अपना प्रश्न समसालम सर के समक्ष रख सकता है। कोई भी प्रतिभागी या कोई भी विशेषज्ञ। हाँ, जयविंदर जी बोलिए। यस सर, हम ये कहना चाहते हैं जो स्पेशलाइजेशन लोग होते हैं उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जाविंदर जी, आपका क्वेश्चन ये है कि स्पेशल लोग आवाज इको हो रही है विकास जी। हेलो सर, एक्चुअली में उनका टॉक बैक ऑन हो गया है, जिस वजह से वो इको हो रहा था। अब मैंने म्यूट कर दिया है। आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि खास करके आप अगर विजुअली चैलेंज की बात करते हैं, तो उनकी कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि S11 S12 उनकी कैटेगरी होती है। और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल और पैरालंपिक खेलों में भी होता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कांचनमाला हमारी बहुत ही कांचनमाला पांडे हमारी एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर है, जो S11 कैटेगरी में खेलती है, विजुअली चैलेंज है, और वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। उन्होंने चैंपियनशिप 2017 में
मेडल भी जीता है अ, भारत के लिए। तो आई मीन जो भी डिसेबल्ड लोग खास करके विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो भी स्विमिंग कर सकते हैं। उनके लिए प्रॉपर एक बोर्ड होता है जो टच करके उनको टर्निंग पॉइंट पे अ, उनको बताया जाता है। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है विजुअली इम्पेयर्ड स्विमर को, मैं ये बताना चाहूंगा। और जो विशेषज्ञ हैं जो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा उभरता हुआ खेल है। और इसके अंदर अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, अगर आप काउंसलर हैं, या फिर अगर आप कोच हैं, तो ये सारी चीजों में आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपॉइंट कर रही है लोगों को। और जिस तरीके से मैंने बताया एक्सीलेंस सेंटर नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई, खास करके डिसेबल वॉइस खिलाड़ियों के नहीं आ लिए। रही है, वॉइस नहीं लेकिन आ रही अब है सर। गांधीनगर में और अभी भोपाल में भी एक्सीलेंस सेंटर खुल रहा है जो कि स्पेशली पैरा पीपल के लिए होगा। तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका है हम तमाम लोगों के लिए जो भी डिसेबिलिटी फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए और उनके करियर के लिए। तो आप इसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। जी हाँ जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट का प्रश्न है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न आदरणीय शम्स आलम सर के समक्ष रख सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा हमारा प्रतिभागी, कोई ऐसा विशेषज्ञ जिसके मन में कोई जिज्ञासा है, जिसके मन में कोई प्रश्न है, तो वो हमारे समक्ष रख सकता है। मुझे लगता है कि प्रश्नों की श्रृंखला में जितने प्रश्न थे हम सभी ने शम्स आलम सर से पूछे। हम सभी ने उनके अनुभवों के द्वारा काफी कुछ जानने का प्रयास किया कि हम लोग अगर पैरालंपिक में या पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। शम्स आलम सर ने काफी कुछ बातें क्लियर की जिससे कि हमें काफी कुछ सीखने का एक मौका मिला। जी जी बताइए सर। शंकर सर कुछ बोल रहे हैं। गणेश सर कुछ कुछ कहना चाहते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ सर, मगर स्पॉन्सरशिप आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जैसे जितना गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, स्पॉन्सरशिप है, उसके अलावा और कोई तरीका है सर जो प्राइवेट बॉडीज को कैसे कांटेक्ट करना होता है या कौन स्पॉन्सरशिप देते हैं? सम सर आप हमें सुन पा रहे हैं? सम सर आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सम सर हम लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं। जल्दी ही वो हमसे जुड़ेंगे। जैसा कि पैरा स्विमर जो कि इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं शम्स आलम सर ने बताया कि अगर हमें इस ओर आगे बढ़ना है तो किस तरीके से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। शम्स आलम सर की एक यूट्यूब वीडियो है जो कि मैं आप सभी के समक्ष शेयर करना चाहता हूं। सुमित गिरी सर प्लीज वीडियो शेयर करें।
मैं अपने विजुअली इम्पेयर्ड साथियों के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें इस वीडियो में तो पाटील पाटील पण काल बोलत होता ना, माणसाने इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से स्विमिंग करते हैं। My name is Muhammad Shams Alam Sheikh. Watch my story on thetribalbox.com. जैसा कि शम्स आलम जी ने बताया कि उनका वेबसाइट है, उनका ट्विटर है, वो सोशल मीडिया पे आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर आपका कोई उनसे लेकर या पैरा स्पोर्ट्स से लेकर कुछ ट्रेनिंग के विषय में आप जानना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा की शांति कर सकते हैं। सुमित जी, क्या शम्स आलम जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं? सुमित जी, क्या शम्स आलम जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं? अभी नहीं सर, अभी नहीं। शम्स आलम जी ने जिस तरीके से हम सभी को बताया कि यदि कोई दिव्यांगता हमारे शरीर में आई है तो सबसे पहले ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि हमें खुद पे भरोसा रखना होगा, हमें खुद पे विश्वास रखना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा। उसके बाद ही कोई अन्य व्यक्ति हम पर विश्वास कर पाएगा। हमारी उस दिव्यांगता के बाद भी हमारी जो एबिलिटी है, हमारी योग्यता है, उसको पहचान पाएगा। और साथ साथ में जरूरी ये भी है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे आसपास रहने वाले लोग ऐसे हों जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनकी माता, उनके गुरु, उनके काउंसलर का हाथ है, जिसकी वजह से दिव्यांगता होने के बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग को अपनाया और एक उसमें भी एक मुकाम हासिल किया, एक मिसाल बने। और हम सभी सीआरसी के हम सभी एम्प्लॉई इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागी यही चाहेंगे कि भविष्य में वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें, हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए और वो अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य में सफल हों। मैं आगे के कार्यक्रम में मैं आदरणीय अमित सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय शम्स आलम सर का धन्यवाद कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी कमेटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको फोन करके पता कर सकता है कि वो हमारे साथ कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम कार्यक्रम को यहीं पर रोकें, अन्यथा कार्यक्रम को गति प्रदान करें। गणेश सर आपकी तरफ से कोई? विकास सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए या जी हम जी कर सकते हैं? जी अमित सर, जी 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 प्लीज अमित सर, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप आमंत्रित हैं, आप आए और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका धन्यवाद कर एवं आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय शम्स आलम सर का धन्यवाद कर इस कार्यक्रम को
गति प्रदान करें। आदरणीय अमित विकास सर। विकास सर, हम सालों सर जुड़ चुके हैं हमारे लिए। समसालम सर हमारे साथ उपस्थित है। समसालम सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े। अब मैं धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद के लिए बुलाना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के क्लिनिकल असिस्टेंट आदरणीय अमित कुमार सर को, कि अमित कुमार सर आए और हमारे साथ आज के इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े आदरणीय शम्स आलम सर का धन्यवाद देकर और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय अमित सर। थैंक यू विकास सर। आज की इस मोटिवेशनल टॉक के स्पीकर हमारे शम्स आलम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज पारा ओलंपिक से रिलेटेड, पारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जानकारी दी, ये हर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और दिव्यांगजन से जुड़े उनके पेरेंट्स, उनके केयर टेकर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साल हमारा देश ने पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसी के मद्देनजर हमने इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। इसके लिए रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सर के द्वारा दी गई है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके लिए मैं अमित कुमार सीआरसी टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और आज हमारे बीच इतना अच्छा टॉक शो में इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ पेश की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शम्स आलम सर, थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी डायरेक्टर श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन विद फिजिकली डिसेबिलिटी, और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर का, जिन्होंने आज इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए हमें डेली मोटिवेटेड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का, पेरेंट्स का और सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का, जो इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे और इस तरह के मोटिवेशनल टॉक में पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को संपूर्ण किया। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआरसी लखनऊ के जुड़े सभी हमारे कलीग्स का, सभी सहयोगियों का, जिसके उपस्थिति से, जिनके सहयोग से हम इस तरह के कार्यक्रम को निरंतर करते आए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आईटी टीम्स का, जो इस तरह के सपोर्ट हमें इन ऑनलाइन वेबिनार्स के लिए देते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। और मैं फिर से एक बार हमारे इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जुड़े आदरणीय शम्स आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद सीआरसी लखनऊ की टीम की तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूं, और हमारे सभी उन पार्टिसिपेंट का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसको सफल बनाया। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके द्वारा हम सीआरसी के उद्देश्यों को आगे ले जा सकते हैं। सीआरसी जिस ओर अपने कार्य कर रही है, जिस सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है, उस हेतु, जागरूकता हेतु आप हमारे माध्यम हैं, और निश्चित रूप से आप हमारे इन उद्देश्यों को जन जन तक लेकर जाएंगे। शम्स आलम सर, शायद आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी, आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माफ़ी चाहूँगा, टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद मेरा ड्रॉप हो गया था। तो कोई भी अगर किसी भी दोस्त या भाई बहन को ये जानकारी अगर चाहिए हो, तो वो मुझसे बिल्कुल किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मैं पूरी सीआरसी टीम का, विकास जी, अमित जी, गणेश, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और इस तरीके की चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करते रहें और तमाम डिसेबल लोगों को आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम सर। निश्चित ही हम लोग सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम इस हेतु आगे अपना कार्य जारी रखेगी। और आज इस कार्यक्रम को यहीं पे मैं समाप्त घोषित करता हूं, और आप सभी पार्टिसिपेंट का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को सीआरसी लखनऊ की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम बताइए। मैम, फीडबैक फॉर्म मैंने भरा है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए।
मैडम, हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा वो तुरंत नहीं प्रदान होता है, उसके लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ता है। तो कल तक आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। आपने फीडबैक फॉर्म भर लिया है, उसके बाद में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम मैम। थैंक यू सर। फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा सर? जी हाँ, फीडबैक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और फीडबैक फॉर्म में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी बिल्कुल क्लियर और सही लिखें, जिससे कि आपको हम आपकी ईमेल आईडी पर फीडबैक भेज पाएं। ओके, थैंक यू सर। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।